वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 2, जिसमें आज का जो टॉपिक डिस्कशन रहेगा वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी, अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले थे। जैसे कि हेल्महोल्ट्ज साहब ने इस तरीके का एक ग्राफ दिया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे एरिया अगर बढ़ेगा तो जो स्पीशीज है उसकी रिचनेस एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेगी, यहाँ तक एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेगी। उसके बाद वो जो है क्या हो जाएगी, स्टिग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि रिग्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। जब इसी को हमने स्ट्रेट लाइन में बनाया था तो लॉग स्केल पर बनाया था, तो लॉग स्केल में कैलकुलेशन करना आसान हुआ था। और इसके अलावा एक ये क्या नाम है, हेल्महोल्ट्ज साहब का ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके अलावा डेविड टिलमैन की जो फाइंडिंग थी, डेविड टिलमैन टिलमैन फाइंडिंग, उन्होंने क्या बताया था कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, या हम कह सकते हैं जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, या जितने ज्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट्स होंगे, उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर लोकेशन में स्टेबिलिटी रहेगी। ये उनका कंक्लूजन था जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर किया कि जितना ज़्यादा भाई बायोडाइवर्सिटी है उस पर डिपेंडेंट हर्बीवोर उतने ज़्यादा होंगे, एंड ऑब्वियसली उन फिर हर्बीवोर्स को खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर एंड फॉलोड बाय योर सेकेंडरी कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर की संख्या उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होगी, तो वो बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया ज़्यादा स्टेबल होगा। तीसरा जो फाइंडिंग हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस की थी वो थी रिवोल्ट पोपर हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया था कि एरोप्लेन के साथ, और उन्होंने कहा था कि अगर एरोप्लेन के बोल्ट निकाल दिए जाएं तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ, यानी कि कुछ कुछ चीजें स्पीशीज वहां से गायब कर दी जाएं तो टाइम के साथ साथ वो जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ेगी। और अगर उसका जैसे कि पंख है, उसका 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 ही अगर बोल्ट निकल जाएगा तो वो क्या होगा, वो आगे चल ही नहीं पाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म ही हो जाएगी। इसलिए यानी कि उस चीज को स्टेबल करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को स्टेबल करने के लिए वहाँ की जो की स्पीशीज हैं उनको रहना कितना जरूरी है, क्योंकि वही हैं तो उन पर डिपेंडेंट हर्बीवोर कार्निवोर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर की स्पीशीज वहां नहीं रहेगी, किसी एक तरीके का, किसी एक एरिया में एक तरीके के प्लांटेशन ज्यादा है, अगर वही वहां से खत्म हो जाएगा तो उस पर डिपेंडेंट हर्बीवोर भी नहीं रहेंगे और फिर प्राइमरी कार्निवोर भी वहां पर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपनी बड़ी थ्योरी के साथ, एरोप्लेन थ्योरी के साथ बड़ी सिंप्लीफाई करके इस कंसेप्ट को समझाया था। तो कि क्यों नहीं रहेंगे और उसके ना रहने से क्या क्या लॉस होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, वो अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पीसीज लॉस कंटिन्यू अनबिटेबल प्राइमरीली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये तो हमें पता ही है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण लगातार स्पीसीज लॉस हो रहा है। क्यों? ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमन का जो कॉलोनाइजेशन हुआ, उसकी वजह से लगभग लगभग 2000 नेटिव बर्ड स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट कर गई। कितनी? 2000। और इस ग्राफ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वो डार्क ग्रीन में दिखाया हुआ है, और ये जो ग्राफ है वो 2020 तक का ग्राफ है कि मैक्सिमम जो ग्लोबल ट्री लॉस है, एनुअल लॉस है, वो मैक्सिमम जो है ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, और उसकी वजह से जब वहां का ग्रीनरी हटेगी तो उस पर डिपेंडेंट, मैं कह रही हूँ ना कि जो अगर ग्रीनरी हटेगी तो उस पर डिपेंडेंट जितने भी हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, या जो उसकी चीजें लगा डायरेक्टली वो डिपेंडेंट होते हैं, वो भी वहां से खत्म हो जाएंगे और एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरी स्पीशीज ये जो दूसरी स्लाइड हमें बताती है, वो हमें कुछ रेड लिस्ट दे रही है, IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 की ये लिस्ट है। उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंटेशन किया है उसके आधार पर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट्स एंड प्रोटिस्ट, इन सब में अगर हम देखें तो टोटल मिला के 784, इट्स अ ह्यूज नंबर, 784 जो है स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें से मैक्सिमम जब है ही इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा तो इनवर्टिब्रेट्स ही मैक्सिमम जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इस डेटा को याद कर सकते हैं। तो 359
इनवर्टिब्रेट्स गए एक्सटिंक्ट हुए हैं, फॉलोड बाय 338 वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। इंसेक्ट की पॉपुलेशन पिछली वाली डिस्कशन में हमने बात की थी कि अगर किसी एरिया में हमें देखना है कितनी बायोडाइवर्सिटी है, तो वहाँ के इंसेक्ट्स को काउंट कर लीजिए, उसके ही हिसाब से फिर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो कंपेयर करते हैं। तो जब इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा हैं तो एक्सटिंक्ट भी वही ज्यादा हुए होंगे, और उसके बाद जो है वर्टिब्रेट्स का नंबर आता है 338, और प्लांट सबसे एंड में आएंगे, दैट इज 87 नंबर। ठीक है, और ये जो एक्सटिंक्शन हुआ है इनका, वो लास्ट 500 का ही डेटा है। लास्ट 500 में इतने ज्यादा अमाउंट के जो है स्पीशीज वो चली गई हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। हो सकता है कुछ ऐसी भी हो जो अनडॉक्यूमेंटेड हो, और ये काफी पुराना डेटा है, 2004 का डेटा है जो ये हमें बताता है। ठीक है, रिसेंट एक्सटिंक्शन अगर हम देखें रिसेंट ईयर्स में क्या कौन कौन से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो उसमें पहला नाम आता है डोडो का, जो कि मॉरिशस में पाई जाती थी और एक्सटिंक्ट हुई है। क्वागा, ये अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुई है। थाइलेसिन, ये ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुई है। और स्टेलर सी काउ जो एक फिश होती है, ये रशिया में पाई जाती थी काफी तादाद में, और ये भी एक्सटिंक्ट हुई है। इसके अलावा 3 जो है टाइगर की सब स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हुई हैं, बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये भी एक्सटिंक्ट हुए हैं रिसेंट ईयर में। ठीक है, तो मोर देन 15,500 स्पीशीज आर करेंटली, यानी कि 2004 की बात हो रही है, थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। उस टाइम पर 2004 में 15,500 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे थी, जिनमें से अगर बर्ड से शुरू करते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो 12% बर्ड, 23% मैमल्स एंड 32% एम्फीबियन एंड 31% जिम्नोस्पर्म्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे। वो बिल्कुल उस कगार पर थे कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो सबसे कम जो है वो क्या है, यहाँ पर बर्ड है। ठीक है, फॉलोड बाय मैमल, देन एम्फीबियन। एम्फीबियन अगर हम इनकी बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो इसमें एम्फीबियन की जो है परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म। और ये मोर देन 45,300 स्पीशीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन इन 2024। ये 2004 का डेटा है। और 2024 का, यानी कि इस ईयर का अगर हम डेटा देखेंगे, तो एम्फीबियन जो कि 32% थे वो 41 पर पहुंच गए हैं। देखिए कितनी तेजी से उनका नंबर बढ़ रहा है। मैमल्स जो कि 23 थे वो 26 पर पहुंच गए हैं। कॉनिफर्स 34 पर पहुंच गए हैं। बर्ड अभी भी 14 पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये IUCN का लेटेस्ट डेटा है जो एक्स्ट्रा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जब ह्यूमन नहीं था, उससे पहले 5 बार ऐसा हुआ है, 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट अकर बिफोर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन जब नहीं था उस टाइम पर 5 बार, बिकॉज ऑफ सर्टेन नेचुरल कैलेमिटीज, बहुत बड़े लेवल पर, जैसे कि जुरासिक पार्क की आप बात करते हैं, डायनासोर वाला जो फेजेस है, उससे भी पहले 5 बार मास डिस्ट्रक्शन हुए हैं, जो कि फॉसिल रिकॉर्ड अभी तक बताते हैं। लेकिन ये जो 6th एक्सटिंक्शन फेज चल रहा है, जब से ह्यूमन आया है, ह्यूमन एरा शुरू हुआ है, वो बहुत ही रैपिड है। पुराने वाले इतनी तेजी से खत्म नहीं हुए थे, लेकिन जब से ह्यूमन का टाइम शुरू हुआ है, ह्यूमन के टाइम से 100 से लेके 1000 टाइम फास्टर है एक्सटिंक्शन। 6th एक्सटिंक्शन जो है, जैसे बोल रहे हैं, द ऑन गोइंग 6th एक्सटिंक्शन डिफर एज इन इट्स रैपिड रेट 100 to 1000 टाइम फास्टर देन प्री ह्यूमन टाइम, ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्योंकि ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज से क्या कर रहा है, खुद ही आगे आगे बढ़ के डेवलपमेंट के नाम पर वो क्या कर रहा है, जंगलों को साफ कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी उसकी वजह से खत्म हो रही है। इफ करेंट रेट कंटिन्यू, नियरली हाफ ऑफ ऑल स्पीशीज कुड बी एक्सटिंक्ट विद इन 100 ईयर। अगर इसी तेजी के साथ डेवलपमेंट के नाम पर अगर ह्यूमन की इसी तरीके से एक्टिविटीज चलती रही, तो क्या होगा, NCERT हमें बताती है कि जितने भी स्पीशीज आज की डेट में अर्थ में प्रेजेंट हैं, उसमें से आधी तो जो है अगले 100 साल में खत्म ही हो जाएंगी। और ये काफी सीरियस इशू है, जिसको टाइम पर जो है ग्लोबल लेवल पर उठाया जाता है, और इसके ऊपर काफी काम भी किया जा रहा है।
कि ये स्पीशीज हम कंजर्व कर पाए हैं, हम इन स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से रोकें। ठीक है, लेकिन फिर भी बायोडाइवर्सिटी की लॉस होने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं ये हमें देखने चाहिए। तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, यानी उसका रिजल्ट ये होगा कि प्लांट का प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगा। प्लांट्स ही तो कट रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के नाम पर। जो जंगल ऑलरेडी जिस फॉर्म में थे, डेवलपमेंट के नाम पर यही तो हो रहा है कि हम जंगलों को साफ कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वहाँ, उसको शहर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर वहाँ के जो अपने नेटिव प्लांट है उनका वो कम हो जाएंगे। जब वो कम हो जाएंगे तो उनका प्लांट का जो प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका भी यूज नहीं हम कर पाएंगे। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, यानी कि एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस जो जिस तरीके की आती है, जैसे कि कभी सूखा पड़ गया है, कभी बहुत ज्यादा फ्लड आ गया है, तो वो हम उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उन सब चीजों को रोकने के लिए प्लांट्स ही तो हैं। प्लांट की जड़ें ही तो सॉइल इरोजन को रोकती हैं, है ना। और प्लांट अगर होते हैं तो उतना ही ज्यादा क्या होती है, बारिश भी उतनी ज्यादा होती है। प्लांटेशन जितना ज्यादा होता है, जहाँ ग्रीनरी ज्यादा होती है वहां पानी ज्यादा गिरता है। तो अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो डिफरेंट काइंड के एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस जो टाइम टाइम पर आते हैं उसका रेजिस्टेंस भी हम नहीं कर पाएंगे। हमें उस जो कहते हैं ना कि बहुत तेज ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, गर्मी पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं बहुत बारिश है, इस तरीके की जो एनवायरनमेंट की जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी इसी स्पीड से कम होती गई, जंगलों को इसी स्पीड से खत्म किया गया तो ठीक है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस, लाइक जो प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट, डिजीज साइकिल, ये सारा कुछ बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, हम डिफरेंट टाइप की डिजीजेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, डिफरेंट टाइप के पेस्ट आ जाएंगे, वाटर का यूज भी हम ज्यादा करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर जो है हमने ध्यान नहीं दिया, हमने का मतलब सारे ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मेन जो कॉजेज हैं वो 4 कॉजेज हैं, और जिसकी वजह से लगातार क्या हो रहा है, कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और उन 4 कॉजेज को बोलते हैं द इवल क्वाड्रेट। ठीक है, तो इवल क्वाड्रेट में पहला जो है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया में कुछ एनिमल्स होते हैं, जो जंगलों में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो घूम घूम के रहते हैं, कभी इस एरिया में कभी उस एरिया में। आपने कभी जंगल सफारी नहीं, अगर आप किसी नेशनल पार्क में गए हैं तो आपको पता होगा कि भाई ये कोर जोन है, इसके बाद जो है बफर जोन है, और इसके बाद जो है ह्यूमन एक्टिविटीज का जोन है। कोर जोन में बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो एनिमल कभी यहाँ आ रहा है, 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 उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई इतना इस एरिया में ये वाला टाइगर का जोन है, इस एरिया में ये वाले टाइगर का जोन है ना। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। और अगर हमने अपना डेवलपमेंट के लिए अगर इस जंगल को ही, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, अगर हमने कहा कि भाई इतने एरिया को हम काट देते हैं, यहाँ पर अब जो है ह्यूमंस की एक्टिविटी रहेगी, इतने एरिया को भी हम काट देते हैं, यहाँ पर भी रहेगी, तो क्या हुआ, जिसको घूम घूम के माइग्रेट करके घूम के जीवन यापन जो करता था, उसकी हैबिटेट आप लॉस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो चीज गायब हो जाती है। वो जो एनिमल है उसका आप पूरे घर, उसका जो घर है उसके अंदर घुस रहे हैं, तो उस एनिमल का हैबिटेट लॉस होता है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। तो पहला जो है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर हम किसी एनिमल को या जैसे कि हाथी है, उसके उसके टस्क के लिए उसका बहुत ओवर किलिंग हंटिंग होती है। ऐसी जो पिजन था उसको मारा जाता था शूटिंग के लिए, या फिर डिफरेंट काइंड के एनिमल्स की किसी किसी की स्किन के लिए उनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, या किसी और बेनिफिट के लिए। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी उनकी पॉपुलेशन खत्म होती है और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तीसरा है को एक्सटिंक्शन, अगर एक तरीके की वेराइटी खत्म हो रही है, यानी कि एक तरीके का इंसेक्ट है जो किसी एक प्लांट का पॉलिनेशन में हेल्प करता है, अगर वो प्लांट बिकॉज ऑफ कटिंग चला गया, हम जंगल काट रहे हैं, उस तरीके की प्लांट्स सारे चले गए, और वो जो
इंसेक्ट है वो उसी के पॉलन्स को जो है यूज करता है, पॉलिनेशन में यूज करता है और उसी पर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा, वो इंसेक्ट भी वहां से खत्म हो जाएगा। चौथा कारण होता है एलियन स्पीशीज, यानी कि अगर हम बाहर की स्पीशीज को किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस करें, जैसे अगर इंडिया में ही कोई बाहर के कंट्रीज से कोई नई नई स्पीशीज लाके इंट्रोड्यूस करें, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम वो सारी चीजें देखेंगे, तो क्या होगा, बाहर की जो स्पीशीज होती है वो इतना डोमिनेट कर जाती है कि जो नेटिव स्पीशीज उस एरिया की होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो ये 4 मेन कारण हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। पहला है हैबिटेट लॉस, जिसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है को एक्सटिंक्शन एंड चौथा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, चलिए तो एक एक करके चारों चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। हैबिटेट लॉस, देखिए इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक तरफ से कितना सारा जंगल काट दिया गया है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, क्योंकि आपने उनका घर ही काट दिया है ना। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक टाइम में ये जो है इट कवर्स ओवर 14% ऑफ द अर्थ लैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ इट कवर ओनली 6% एंड कंटिन्यू टू श्रिंक रैपिडली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एंड ऑल। जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, ये बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हम यहाँ पर करेंगे, हमारी जो गाय भैंसे हैं, कैटल जिन्हें कहते हैं, ये यहाँ पर घास चरने जाएंगी, बिकॉज ऑफ दीज रीजन उसको काटा गया। तो जब क्लियर हुआ तो वो जो जंगल की खुद की बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो आप हैबिटेट लॉस करेंगे और उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो वहां की बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। हैबिटेट डिग्रेडेशन ड्यू टू पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटेंड द स्पीशीज। हैबिटेट को जब हम खत्म करते हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, तो भी वहाँ की जो चीजें हैं वो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती हैं, है ना। उनका एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है तो वो भी वहां से खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज हैबिटेट अफेक्ट स्पीशीज रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड दोज विद माइग्रेटरी हैबिटेट लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। जो मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल आपको बताया था कि जंगल का एक कोर एरिया होता है, देन बफर एरिया होता है, जैसे माइग्रेशन करके घूम घूम के जो है रहने की आदत है, अगर उसका एरिया हम जो है छोटे छोटे चीजों में तोड़ रहे हैं तो उसके एरिया को हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन का क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस वजह से भी जो है वहां की बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। दूसरा जो टॉपिक है, जो कॉज है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मींस ह्यूमन ग्रीड लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम किसी नेचुरल रिसोर्स को जरूरत से ज्यादा अपने लालच के लिए यूज करते हैं, है ना, तो वो चीज खत्म हो जाती है एक टाइम पर। जैसे कि पास्ट में ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, ये किसका है, स्टेलर सी काऊ का है, ये खत्म हो चुकी है। ऐसे ये क्या है, एक टाइम में ये पैसेंजर पिजन पाया जाता था, जिसको चिट्ठी देकर जिस जमाने में, अब तो ईमेल वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, उससे पहले चिट्ठियां थी, लेकिन उससे भी पहले कबूतरों के थ्रू मैसेज भेजे जाते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका भी शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज हुआ, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण ये भी खत्म हो गया, तो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन ग्रीडीनेस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मराइन फिशेज हैं जो करेंटली बहुत ज्यादा, जिनको क्या किया जा रहा है, अपने खाने के लिए यूज किया जा रहा है, ओवर हंटिंग की जा रही है, और वो जो है एंडरजेंट स्पीशीज की कैटेगरी में आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनके कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें ह्यूमन अपना वेलफेयर देखता है, तो मगर उस वजह से जो वहाँ की जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल ब्रीड है, नेचुरल जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाती है। तीसरा है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बाहर से, किसी दूसरे कंट्री से अगर किसी भी तरीके की प्लांट की वैरायटी या फिर एनिमल की वैरायटी अगर इंट्रोड्यूस कर दी जाती है किसी एरिया में, तो वहाँ की नेटिव जो स्पीशीज है वो डिक्लाइन हो जाती है या फिर एक्सटिंक्शन उसका हो जाता है, एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। जैसे कि रिसेंटली नाइल पर्च जो है उसके इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, ये जो है सिकार्डी फिश जो है, ये वाली, ये जिसका पिक्चर आपको दिखाया गया है, ये जो है एक्सटिंक्ट हो गई बहुत सारी। ये नाइल पर्च जो है लेक विक्टोरिया से में जो है डाली गई थी, और इससे ये वाली जो पर्टिकुलर फिश है, सैक्लिड जिसे बोलते हैं, सैक्लिड, ये जो है एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, इन्वेजन स्पीशीज लाइक
कुछ और स्पीशीज, ये तो एक फिश की बात रही, ये आपको याद रखना है, नाइल पर्च वाला। दूसरा कुछ और भी स्पीशीज होती हैं, जैसे कि वीट की वेराइटी के साथ ये कैरेट ग्रास पार्थेनियम आ गई थी इंडिया में। तो जो पार्थेनियम है, लेंटारा है, ये यहाँ पर आकर इतना ज्यादा फैले। अगर आप घास के मैदानों में जाएंगे या किसी खाली जगह जाएंगे तो वहां पर एक छोटे से व्हाइट कलर के फूल के साथ, बिल्कुल कॉम्पैक्ट फूल के साथ कुछ घास नजर आती हैं, वही होती है पार्थेनियम, है ना। तो ये हर जगह फैल गई, है ना। तो ऐसे ही वाटर हाइसिंथ जो है, आइकॉर्निया, ये आए तो इन्होंने इतना ज्यादा कब्जा कर लिया डिफरेंट पॉट्स पर कि ऊपर पूरी तरीके से ये पॉन्ड के ऊपर फैल गए। तो क्या हो रहा है, जो उसके नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको जो है सनलाइट ही नहीं मिल रही है ना। और ऑक्सीजन बाकी एनिमल्स को मिलनी चाहिए, बाकी प्लांट्स को मिलनी, तो ये ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, तो बाकी वहां से खत्म हो गए। वाटर हाइसिंथ, लेंटाना, कैरेट ग्लास, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बाहर से लाए गए थे और इन्होंने नेटिव स्पीशीज को खत्म करने के लिए अपना पूरा अच्छा खासा रोल अदा किया है इन्वेजन, बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ दिस आउटसाइडर जो स्पीशीज थी, एलियन स्पीशीज जिसे कहते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है अफ्रीकन कैटफिश का, उसके कारण भी जो है नेटिव स्पीशीज थी उन्हें काफी खतरा हुआ। ठीक है, तो ये फिशेस का, कैटफिश अफ्रीकन कैटफिश है, और दूसरा है ये वाला नाइल पर्च वाला जो एग्जाम्पल है सर, ये वाला आपको याद रखना है। तीसरा है को एक्सटिंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीशीज विच डिपेंडेंट अपॉन इट। ठीक है, जैसे कि एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट फिश लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ इट्स यूनिक पैरासाइट। अगर होस्ट फिश ही खत्म हो जाएगी तो इसकी ऊपर सरफेस पे रहने वाले पैरासाइट्स जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर किसी को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म इज आल्सो सफर को एक्सटिंक्शन, जैसे म्यूचुअलिज्म यानी एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, अगर एक खत्म होगा तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये चार कारण थे, चार कारण हैं, थे नहीं हैं, जो जिस कारण से चीजें जो है एक्सटिंक्ट हो रही हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों हमें कंजर्व करनी चाहिए? क्योंकि कंजर्वेशन इज इसेंशियल फॉर थ्री मेन रीजन। सबसे पहले है नैरोइंग यूटिलिटेरियंस, देन ब्रॉडली उसका अगर हम देखें क्या यूटिलिटी है, और तीसरा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अगर हम नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे को बायोडाइवर्सिटी इसलिए लॉस होने से बचाना चाहिए क्योंकि उससे हमें बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। कौन कौन सी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं? देखिए, हमारे को पेड़ों से ही खाना पीना मिलता है, पेड़ों से ही हमारे को फायरवुड मिलती है, सब कुछ तो मिलता है, फाइबर मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल उनसे मिलता है, बहुत से इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स, बहुत से मेडिसिन के प्रोडक्ट्स, जो मेडिसिन बनती हैं वो सारे के सारे जो है पेड़ों से ही तो मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारा ये इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, हम डिपेंडेंट हैं बहुत ज्यादा अपने बायोडाइवर्सिटी में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पर। जैसे कि मेडिसिनल वैल्यू जो है, ओवर 25% ऑफ द ग्लोबल ड्रग आर प्लांट ड्रिवन। जो जितनी भी ड्रग्स हैं उनका 25% तो जो है प्लांट से ही मिलती है। एंड 25,000 प्लांट स्पीशीज आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में लगभग 25,000 प्लांट स्पीशीज यूज की जाती हैं। अब बताइए, जब हमारे को इतना बेनिफिट इनसे है और अगर हम इन्हें खत्म कर देंगे तो हमारे डायरेक्टली ह्यूमन इससे सफर करेगा, है ना। तो इसलिए हमारे को, अगर हम डायरेक्टली अपना ही बेनिफिट देख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट ये हो रहा है। अगर हम बहुत ही नैरो पॉइंट से देख रहे हैं कि हमें क्या बेनिफिट होता है। ऐसे ही बायो प्रोस्पेक्टिव रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफर वास्ट पोटेंशियल फॉर डिस्कवरीज, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल प्रोडक्ट। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर रहेगी तो हमें और भी ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं अगर उस पर लगातार काम किया जाएगा तो, है ना। दूसरा, अगर हम ब्रॉडली सोचेंगे तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो इकोसिस्टम सर्वाइव अगर करता है तो हमारे को पूरा इकोसिस्टम क्या देता है, जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा। जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो अकेला पूरी अर्थ का 20% जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है। कैन यू इमेजिन, वहां पर इतना ज्यादा पेड़ों की संख्या है जबकि उसको भी कम कर दिया गया है। ऐसे ही पॉलिनेशन जो है किससे होता है? बी, बर्ड, बैट, यही तो पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन नहीं होगा तो नई नई एडवांस वेराइटीज कैसे आएंगी प्लांट की?
विद न्यू करेक्टर्स, है ना। नहीं तो न्यू करेक्टर, क्योंकि एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, उसके साथ चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, रिसेसिव हो जाएगा सारा का सारा। और जैसे कि नेचर की अगर हम ब्रॉडली इस चीज को देखा जाए, डायरेक्ट अपना बेनिफिट ना देखें, हेल्थ बेनिफिट ना देखें या अपने और तरीके का बेनिफिट ना देखें, तो नेचर हमारे को कितना एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करता है टाइम टाइम पर। जब भी हम सभी लोग अपने काम से थक जाते हैं, अपनी पढ़ाई से थक जाते हैं, तो हम कहते हैं चलो घूमने चल रहे हैं। क्यों घूमने जाते हैं? वहां हम देखते क्या है, हम जो है एस्थेटिक प्लेजर ही तो देखते हैं, नेचर की ब्यूटी देखते हैं, जिससे हमारे को दिमाग को शांति मिलती है। मेंटल वेलबींग के लिए हमारे जरूरी होता है। डेली सब सुबह लोग पार्क में जाते हैं, फ्लावर्स को देखते हैं, बर्ड गाने गाती हैं, उन सब चीजों को देख के हमारा क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, हमारे को शांति मिलती है। तीसरा होता है इथिकल, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू, लाइक इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें अगर अपना डायरेक्ट बेनिफिट मेडिसिन या वुड की फॉर्म में नहीं देखना है, हमें नेचर की ब्यूटी नहीं देखनी है, तो हमें कम से कम इतना तो देखना ही चाहिए कि सारी स्पीशीज जैसे हम हैं वैसे बाकी स्पीशीज भी हैं। जैसे हमें जिंदा रहने का हक है, वैसे और स्पीशीज को भी जिंदा रहने का हक है। बजाय इसका ये देखें कि हमें उनसे क्या इकोनॉमिक यूटिलिटी हो रही है या नहीं। भाई जैसे शहर हमारे घर है, वैसे ही जंगल एनिमल्स का घर है, डिफरेंट प्लांट्स का घर है, उन्हें उनके घर में रहने दें, हम अपने घर में रहेंगे। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है टू we have to be responsible to ensure the well being of all the species। क्योंकि ह्यूमन सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड माना जाता है, उसको इतना सेंस होता है कि जैसे हमारे को जरूरत है वैसे ऑल स्पीशीज को भी अपने घर की जरूरत है। तो वी हैव टू प्रिजर्व देम, है ना, प्रिजर्व आवर बायोलॉजिकल लेगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर अभी हम सारा खत्म कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या देखेंगी, क्या यूटिलिटी उसकी उठा पाएंगी, और उनसे जितने प्रोडक्ट्स हैं अगर हमने आज की डेट में ही खत्म कर दिए तो फ्यूचर जनरेशन का होगा क्या। हमें इस तरीके से भी इन बातों को सोचना चाहिए। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अभी तो हमने देखा कि भाई अगर हम देखें हमारे को क्या क्या फायदे हैं, वो फायदे एनसीईआरटी ने आपको गिना दिए। अब ये है कि हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए, हमारे को कंजर्व जो है बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसमें पॉइंट आता है वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब ऑन साइट, मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑन साइट, यानी कि जहां पर वो चीज प्रेजेंट है वहां की वहीं उसे कंजर्व कर दो, उसको कोई भी काटा छाटी उस पर ना हो, है ना। उसको ऐसे रूल बना दिए जाएं कि उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, लाइक दिस। सो प्रोटेक्टिंग एंटायर इकोसिस्टम टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल, सेविंग फॉरेस्ट टू सेव टाइगर। ठीक है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन विद हाई स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमीज क्रिटिकल फॉर प्रोटेक्शन। तो जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ हॉट स्पॉट्स बनाए गए हैं। ये जो डार्क ब्राउन आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइट ब्राउन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि वेस्टर्न घाट जो इंडिया का है, श्रीलंका वाला पार्ट जो इंडिया का है, ये बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो उन वाले रीजन को जहां पर हाई स्पीशीज रिचनेस है वहां पर बिल्कुल किसी भी तरीके की जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसको बिल्कुल रोक दिया जाए। इन सिटू वहां पर उनको एज सच जैसे वो हैं उनको वहां वैसा ही कंजर्व किया जाए। तो इनिशियली जो हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए ऑल ओवर वर्ल्ड में वो 25 थे, लेकिन अभी उनकी संख्या जो है 34 हो गई है हॉट स्पॉट्स की। ठीक है, और जो 34 हो गई है उसमें से 3 इंडिया में है। और वो इंडिया वाले कौन से हैं? एक है वेस्टर्न घाट, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है इंडो बर्मन एंड हिमालयास। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक ही में आ रहा है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा है इंडो बर्मन और तीसरा है हिमालय। जो तो हॉट स्पॉट 34 हैं उनमें से 3 इंडिया में है। ठीक है, हॉट स्पॉट कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड बट कंटेन हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। पूरे अर्थ का केवल 2% है ये पार्ट, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिलती है, इसलिए इन एरिया को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जहाँ हैं वहीं रहेंगे और उनको एज सच कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होगा, इसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। प्रोटेक्टिंग हॉट स्पॉट कुड रिड्यूस मास एक्सटिंक्शन बाय 30%। अगर हमने इन पर्टिकुलर हॉट स्पॉट्स को कंजर्व किया
प्रोटेक्ट किया तो जो मास एक्सटिंक्शन हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज का वो 30% तक रुक सकता है। प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इस अगर हम मैप को देखें तो यहाँ पर जो है 14 बायोस्फीयर है हमारे, ठीक है। 14 बायोस्फीयर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये पन्ना है, पंचमनी है, गुजरात में देखें ये पन्ना पंचमनी दोनों मध्य प्रदेश में है, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, नीलगिरी ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो इस तरीके की काजीरंगा हो गई, ठीक है, देहांग देहांग हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट में है, सुंदरवन हो गया है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये जितने भी हैं ये 14 बायोस्फीयर है इंडिया में, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये है। अच्छा, अब इन तीनों में फर्क क्या होता है? सबसे जिसका नंबर कम है आप देख पा रहे हैं वो उतना ही बड़ा होगा, है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों आते हैं। इसके अंदर नेशनल पार्क भी आएगा और इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में बता रहा है कि ये वाइल्ड लाइफ यानी कि ये क्या करेगा, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल दोनों की स्पीशीज को बचाया जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज को, बाकी सारी स्पीशीज को नेशनल पार्क में। और ये दोनों ऑटोमेटिकली बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ सकते हैं क्योंकि उसका वो बहुत बड़े जंगल होते हैं, उसके अंदर जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑटोमेटिकली आ सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में भी आपने देखा होगा, जो मैं आपको बता रही थी कि एक कोर रीजन होता है, इसके आगे एक बफर रीजन होता है। जंगल में कभी आप गए होंगे ना, टाइगर को देखने जाना है, कोर रीजन में एंट्री अलाउड नहीं है, बफर रीजन में गाड़ियां जा सकती हैं और बाहर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है ना। तो इस तरीके से उसको कैटेगराइज किया जा सकता है कि यहाँ पर वही ह्यूमन की हल्की फुल्की एक्टिविटी हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटी हल्की फुल्की हो सकती है कि वो जा सकता है, आ सकता है, भेड़ चढ़ा सकता है अपनी, थोड़ा बहुत बफर रीजन में एनिमल और ह्यूमन दोनों चीजों की एंट्री होती है, तो आप अपने रिस्क पे जा सकते हो। और कोर रीजन में तो बिल्कुल भी जाना अलाउड नहीं होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की ही बात होती है। जितने भी पन्ना नेशनल पार्क या पंचमनी के जंगलों में जो लोग गए होंगे उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा, ठीक है। एक्स शिटू कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स शिटू मतलब होता है जो वहां पर कहा था मैंने ऑन साइट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑफ साइट, यानी कि उस पर्टिकुलर साइट से लाकर अपनी निगरानी में अर्बन एरिया में उन चीजों को रखना, ठीक है। मींस प्रोटेक्टेड एंडेंजर्ड स्पीशीज जो अब खतरे के निशान के ऊपर आ चुकी हैं, खतरा है जिनको, जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना नेचुरल हैबिटेट से। अगर उनके बाकी सारे साथी किसी टाइगर के मर गए हैं, वो वहां पर लोनली फील कर रहा है अकेला कि मेरे जैसा कोई और दिख नहीं रहा, तो इस सदमे में ही वो मर जाए, है ना। इस तरीके से जब अपने ही जैसे लोग नहीं दिखेंगे तो सदमा तो लगेगा ना किसी भी स्पीशीज को, किसी भी एनिमल को। तो उसको वहां से निकाल के उसके नेचुरल हैबिटेट से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लाना और उसको जंगल जैसा ही पूरा आराम देना, मगर किसी वेटनेरियन की या जंगल की उस पर्टिकुलर जूलॉजिकल पार्क के लोगों की देखा भाली में, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ जूलॉजिकल पार्क इस कैटेगरी में आ जाएंगे। बॉटनिकल गार्डन में जितनी भी एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज होंगी, थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज होंगी, उनको आके अपनी निगरानी में जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग हैं, जो बॉटनिस्ट लोग हैं, उनकी निगरानी में उगाना, उनको सेव करना, उनकी लेवलिंग करना, उनका देखा भाली करना, ठीक है, वो सारा का सारा एक्स शिटू कंजर्वेशन में आ जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने अभी आपको इन शिटू में बताया था, यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी की बात हो रही है। तो वाइल्ड लाइफ सफारी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, सफारी एक गाड़ी है और वो शहरों में ही चलती है, जंगलों में तो नहीं जाएगी, है ना। तो जब सफारी शहरों में है तो जंगल की जो चीज वहां खत्म हो रही है उसको शहर में एक एरिया बसा दिया गया और जिसको निगरानी में रखा गया, उसको वाइल्ड लाइफ सफारी कहेंगे और इट इज अ टाइप ऑफ एक्स शिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा। एडवांस टेक्निक्स में अगर हम देखें तो जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको क्रायो प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, उनके गैमेट्स को, यानी कि -70 -178 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनके गैमेट्स को
प्रोटेक्ट करके रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन उनका लेबोरेटरी कंडीशंस में कराना। ये देखिए कुछ लेबोरेटरी में, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में प्लांट्स को उगाया जा रहा है आर्टिफिशियल मीन से, है ना, उसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट, इस तरीके के प्लांट जो खत्म हो रहे हैं उनको टिश्यू कल्चर टेक्निक से प्रोपगेट करना। ऐसे ही सीड बैंक, जिनके सीड कम हो रहे हैं उनको भी क्रायो प्रिजर्वेशन में उनके जेनेटिक स्ट्रेन्स को संभाल के रखना। ये सारा का सारा मेथड भी है, एडवांस मेथड है किसी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्ट करने के लिए वो आता है सीक्रेट ग्रुप्स। ये वो होते हैं सीक्रेट ग्रुप्स जो कि कुछ ऐसे लोग जो कि जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों की ही जनजाति होती हैं, जंगलों में रहते हैं और जंगल को वो अपनी वन देवी या वन देवता मानते हैं। और वो जब जंगलों में रहते हैं, जैसे कि खासी जेंटिया हिल्स इन मेघालय में खासी और जेंटिया हिल्स पर लोग, जैसे कि ये पिक्चर दिखाई हुई है, ये तो केरला की सेक्रेट ग्रुप्स की पिक्चर दिखाई हुई है, लेकिन ये लोग वहीं रहते हैं और वहां पे जंगलों के साथ इनका इतना अटैचमेंट होता है कि ये पेड़ों को काटने नहीं देते हैं। तो ये असली प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी जाते हैं वहां हंटिंग करने के लिए या पेड़ों को काटने के लिए या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, ये उससे लड़ भिड़ जाते हैं, अपनी जान दे देंगे मगर उनको कटने नहीं देते। तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही एक एग्जांपल तो यहाँ हमने मेघालय का देख लिया। अरावली हिल्स जो है वो राजस्थान में ऐसा एरिया है। वेस्टर्न घाट जो है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र में एक ऐसा एरिया है जंगलों का जहाँ पर सीक्रेट ग्रुप्स रहते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सरगुजा, चंदा एंड बस्तर, ये तीनों जो जगह हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों में जो है सीक्रेट ग्रुप्स रहते हैं और वो वहां पर अपने पूरे एरिया की प्रोटेक्ट करते हैं और उनको भगवान मान के पूजते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमने अलग अलग देखा कि इन सिटू कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, एक्स सिटू कैसे कर सकते हैं, एडवांस टेक्निक से कैसे कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल एफर्ट्स जो हैं वो क्या क्या लगाए जा रहे हैं। तो ग्लोबल एफर्ट्स में अगर हम देखें तो ग्लोबल एफर्ट्स में 1992 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें this is called for all the global measures to conserve biodiversity and use it for sustainability, कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं। इसमें दुनिया के सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था कि उसे हम क्या क्या करें कंजर्व करने के लिए, और एक सहमति उन लोगों के बीच में आम सहमति बनी थी। ऐसे ही 2002 में एक वर्ल्ड समिट हुआ था जिसका नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 190 कंट्रीज ने 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और कमिट किया कि हमको बायोडाइवर्सिटी जो है जो लगातार खत्म होती जा रही है उसको हम जो है 2010 तक उस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे। तो लगातार, और अब तो 2024 तक और भी ज्यादा इस तरीके के समिट होते रहते हैं कंट्रीज के बीच में, मगर इसमें जब तक एक आम आदमी पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, हम सभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक बहुत मुश्किल है। तो इसको एक मुहिम की तरह पूरे वर्ल्ड को जब तक सारे के सारे लोग नहीं करेंगे तब तक उस तरीके का लेवल आ नहीं पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बाद 100 से लेकर 1000 गुना तक स्पीड तेज हो गई है स्पीशीज की गायब होने की, है ना। सो ये था आपका रिमेनिंग पार्ट बायोडाइवर्सिटी वाला जो हमने इस चैप्टर में कवर किया है। आई होप ज्यादातर टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार एनसीईआरटी फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन टू मी, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।